तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था। जिस कंपनी का मकसद केवल भारत में व्यापार करना था, उसने पूरे भारत में अपना आधिपत्य किया था। अंग्रेजों ने जब बंगाल पर अधिकार किया था, उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह मोहम्मद का अधिकार था तथा बंगाल में शराफत खां का अधिकार था। 1740 में अलीवर्दी खां शराफत खां को मारकर बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां एक सेनापति था जो कि अत्यधिक प्रभावशाली था, जिसके कारण ही वह राजा के पद तक पहुंच पाया। 1756 में ही अंग्रेजों ने अपने शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने भारत के पूरे माहौल को देख लिया था। उसने ये देख लिया था कि भारत में कोई भी एकजुट नहीं रहता है, जिसके कारण ही अलीवर्दी खां ने भी अंग्रेजों से बचकर रहने की ही हिदायत दी थी। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्रियां ही थी, जिस कारण उसने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी अपने दोहिते सिराजुद्दौला को घोषित कर दिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। किंतु सिराजुद्दौला के लिए यह इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि उसका मंत्री जाफर, सौतेला भाई शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम और कुछ अमीर जमींदार उसके खिलाफ थे। सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अपने विरोधियों का ही दमन किया था, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह जानता था कि जब तक वह अपने विरोधियों का दमन नहीं करेगा, तब तक वह अपने राज्य को सही से नहीं चला सकता है। सिराजू ने बड़ी कुशलता से अपने विरोधियों का दमन किया। उसने अपने सौतेले भाई शौकत जंग को मरवा दिया और मीर जाफर को अपने सेनापति पद से हटा दिया। साथ ही उसने घसीटी बेगम व अमीर जमींदारों की संपत्ति को जब्त कर लिया। इस प्रकार यह सिराजुद्दौला के लिए पहली जीत थी। अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के समय अंग्रेजों का नया आना। जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो कोई भी अंग्रेज अधिकारी उसके राज्याभिषेक में उपस्थित नहीं हुआ। आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में यह एक मान्यता थी कि राज्याभिषेक के समय सभी महत्वपूर्ण लोग वहां उपस्थित होते हैं तथा उन्हें उपहार देकर अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, मगर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिससे हम जान सकते हैं कि अंग्रेज सिराजुद्दौला को राजा के पद पर नहीं देखना चाहते थे। इससे सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। दूसरा कारण था सिराजुद्दौला के विरोधियों को शरण देना। जब सिराजुद्दौला ने अपनी मौसी घसीटी बेगम और मंत्री मीर जाफर और कुछ अमीरों को सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था, तो ये लोग अपनी सारी संपत्ति को लेकर अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। अंग्रेजों ने भी इनका खुश होकर स्वागत किया था, क्योंकि अंग्रेज तो पहले से ही सिराजुद्दौला को नहीं चाहते थे। तो दुश्मन के दुश्मन तो अपने आप ही दोस्त हो जाते हैं। उन्होंने सिराजुद्दौला के दुश्मनों को शरण दे दी, जिस कारण भी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य मनमुटाव आता गया। तीसरा पॉइंट था अंग्रेजों द्वारा किले की किलेबंदी करना। अंग्रेज कलकत्ता के दुर्ग की किलेबंदी कर रहे थे, तो यह कार्य वो सिराजुद्दौला के बिना अनुमति के कर रहे थे। कारण सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के पास आदेश भेजा था कि इस किलेबंदी को बंद करवा दें, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सिराजुद्दौला ने उसे अपना अपमान समझा। दुखी होकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। अंत में 1756 में सिराजुद्दौला कलकत्ता के दुर्ग पर आक्रमण कर देता है, जहां पर अंग्रेजों की तरफ से राजा ड्रेक युद्ध लड़ रहे थे, जो कि शीघ्र ही पराजित हो जाता है तथा वहां से भाग जाता है। बाकी बचे हुए 146 अंग्रेजों अधिकारियों को सिराजुद्दौला एक छोटे से कमरे में बंदी बना देता है और उनमें घुटन युक्त डाल देता है, जिस कारण उन्हें सांस न आने के कारण वो लोग मर जाते हैं। और सुबह जब देखता है तो उनमें से केवल 23 लोग ही जीवित थे। और इस प्रकार सिराजुद्दौला का कलकत्ता पर अधिकार हो जाता है। सिराजुद्दौला कलकत्ता का शासक मानिकचंद जंग को बनाकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात का पता चलता है, तो वो लॉर्ड क्लाइव की अध्यक्षता में मानिकचंद को पैसों का लालच देकर अंग्रेज आसानी से कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। जब इसकी खबर सिराजुद्दौला को लगती है, तो वह पुनः कलकत्ता पर अधिकार करने जाता है, लेकिन सिराजुद्दौला के कई मंत्री उनसे संधि करने की हिदायत देते हैं। इस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य अलीनगर की संधि होती है। यह प्रमुख शर्तें थी। पहली शर्त थी अंग्रेजों को उनका क्षेत्र वापस मिल जाएगा। सेकंड शर्त थी कलकत्ता में टकसाल बनाने की अनुमति फिर से अंग्रेजों को मिल जाएगी। थर्ड शर्त थी कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया जाएगा। फोर्थ कंडीशन थी एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करने का वादा करेंगे। लेकिन ये जो
फोर्थ ऑप्शन था ये बस एक नाम मात्र का था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और बस एक सही मौका देख रहे थे। और वो मौका फाइनली अंग्रेजों को मिल गया, क्योंकि इस समय मीर जाफर राजा बनने का ख्वाब देख रहा था, जिस कारण मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच लॉर्ड क्लाइव ने एक समझौता कर लिया, जिसमें इन लोगों ने तय किया कि मीर जाफर अपनी सेना को अंग्रेजों की तरफ कर देगा, बदले में लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का राजा बना देंगे। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हो जाता है, जिसके बारे में सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद होता है इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, प्लासी का युद्ध, जो कि हुआ था 23 जून 1756 में। अंग्रेज युद्ध के लिए प्लासी में आ डटे। इस बात का पता सिराजुद्दौला को लगा तो सिराजुद्दौला भी प्लासी में जा पहुंचा और लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला की विशाल सेना को देखा तो वह अपने कदम पीछे हटाने लग गया, लेकिन मीर जाफर के विश्वास दिलाने पर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। मीर जाफर की सेना अंग्रेजों में जाकर मिल जाती है और सिराजुद्दौला के ही खिलाफ लड़ने लग जाती है। सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति मदार व मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। सिराजुद्दौला अपने साथ हुए इस धोखे को समझ नहीं पाता और युद्ध क्षेत्र से भागने लगता है, लेकिन मीर जाफर का पुत्र उसका पीछा करके उसे मार देता है, जिसके बाद युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। अब तक भी अंग्रेज बंगाल पर अपना शासन नहीं करना चाहते थे, वो तो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से आए थे और बस बंगाल में व्यापार करना चाहते थे, मतलब कि बंगाल को सिर्फ लूटना चाहते थे, उन्हें पैसों से मतलब था, जिस कारण उन्होंने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते ही अंग्रेजों को खुश करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को 14 मरगनों की जमीन देता है, जिसे लॉर्ड क्लाइव की निजी संपत्ति भी कहते हैं। इसके अलावा वो 5 लाख रुपए नकद भी अंग्रेजों को देता है। इससे पूरी तरह से बंगाल की जनता को ही घाटा हो रहा था और भारत देश को भी, लेकिन ये बात ना तो मीर जाफर समझ रहा था ना ही कोई और, लेकिन अंग्रेज तो सिर्फ अपना पत्ता काट रहे थे। इस प्रकार मीर जाफर शासक बन जाता है, किंतु अंग्रेज उसे सही ढंग से संचालन नहीं करने देते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना ही प्रशासन चलाना चाहते थे। हाँ, वो राजनीतिक कार्यों में भी अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं और दिन ब दिन मीर जाफर से पैसों की मांग बढ़ाने लगते हैं, जिस कारण बंगाल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तथा हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि राजमहल का खर्चा उठाने के लिए भी मीर जाफर को राजघराने के बर्तनों को गिरवी रखना पड़ रहा था। लेकिन अब अंग्रेजों को इस बात का पता चल चुका था कि मीर जाफर को हमने पूरी तरह लूट लिया है। उन्हें किसी दूसरे मुर्गे की जरूरत थी जो कि उनकी इन जरूरतों को पूरी कर सके, और इस व्यक्ति को उन्होंने फाइनली ढूंढ लिया। तभी उन्होंने मीर जाफर को निश्चित पेंशन देकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम इससे पहले कई जगहों का थानेदार रह चुका था, अर्थात वह एक धनी व्यक्ति था, और नवाब बनते ही मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को खुश करने के लिए 3 परगनों की जागीर और दे दी और साथ ही उन्हें 3 लाख रुपए नकद भी दिए। लेकिन मीर कासिम एक योग्य शासक बनना चाहता था और वह बहुत ज्यादा समझदार भी था। वो मानता था कि उसने तो अंग्रेजों को पैसे दे दिए, अब वो सही से संचालन करेगा, जिस कारण मीर कासिम ने कई सुधार भी किए। नंबर 1 है अपनी राजधानी में परिवर्तन करना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी दिल्ली को बदलकर मसीराबाद से मुंगेर कर लेता है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज उनके राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे और वो भी यही चाहता था कि अंग्रेज उनके मामलों में ना आए। सेकंड था सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना। मीर काफर शासक था, उस समय अंग्रेजों ने सैनिक शक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। मीर कासिम अब अपनी सैनिक शक्ति को फिर से बढ़ाना चाहता था एंड मीर कासिम ने भी सेना को यूरोपियन तरह से परीक्षण देना शुरू कर दिया था और शस्त्र को प्राप्त करने के लिए गोला बारूद बनाने का कारखाना भी बनाया था, जिससे अंग्रेज बहुत ज्यादा भयभीत हो चुके थे, क्योंकि वो पता था अगर मीर कासिम आगे और ज्यादा बढ़ा और उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाया तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। अब मीर कासिम अपने हिसाब से बंगाल को चलाना चाहता था, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं था। अंग्रेज भी उसे बस किसी तरह से सहन ही कर रहे थे और आखिरकार 1717 में जब फखरुशीह ने अंग्रेजों को एक विशेष अधिकार दिया था, जिसे दस्तक भी कहते हैं, ये एक ऐसा पत्र था जिसमें अंग्रेज बिना किसी टैक्स के पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं, मगर अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। मतलब कि वो खुद तो टैक्स फ्री करते थे, बल्कि पैसों में भारतीय व्यापारी को भी वो दस्तक दे देते थे, जिस कारण भारतीयों का भी टैक्स बंगाल के नवाब के पास नहीं पहुंच पाता था, इसलिए उसे दोहरा घाटा हो रहा था, जिस कारण अंत में दुखी होकर मीर कासिम ने भारतीय व्यापारों का भी टैक्स माफ कर दिया, जिस कारण अंग्रेज बहुत ज्यादा चिढ़ गए, क्योंकि वो मानते थे कि ये तो हमारा पर्सनल विशेषाधिकार है। लेकिन मीर कासिम ने अब दोनों को ही सम्मान कर दिया था।
इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे, जिसके बाद मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच फाइनली युद्ध हुआ, जिससे मीर कासिम हार जाता है और वो से भाग जाता है। लेकिन बाद में वो अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना बनाता है और फिर संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस बार भी संयुक्त सेना की हार हो जाती है। इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी शासन की जो नींव पड़ी थी, बक्सर के युद्ध ने उसे और भी ज्यादा सुदृढ़ बना दिया था, जिसके बाद इन दोनों पक्षों के बीच इलाहाबाद की संधि हो जाती है। बंगाल में मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया जाता है। वहां पर लगभग अंग्रेजों का ही फिर से स्थापत्य हो जाता है, क्योंकि मीर जाफर तो एक अंग्रेजों की कठपुतली था। और इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में पहली बार व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक कार्यों में भी भाग लिया था और कई इलाके जीत भी लिए थे। तो ये थी अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर आधिपत्य की पूरी कहानी। कि हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।